हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स में निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के मामले में रेजिडेंशियल स्टेटस अहम होता है। किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। इसे देखे बिना उसका टैक्स नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल इसी से तय होता है कि किसी वित्त वर्ष के दौरान एक व्यक्ति की टैक्स योग्य इनकम कितनी बनेगी। यह पूरी तरह से देश में व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्ति विशेष एक देश के अंतर्गत कितने समय तक रहा है और कितने समय तक वह देश छोड़कर बाहर यानी देश से बाहर गया, विदेश में रहा है। इनकम टैक्स के मामलों में व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों अहम है, ये हमें जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि बिना रेजिडेंशियल स्टेटस के हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस का मोटा मोटा मतलब है कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है या नहीं। निवासी या अनिवासी दोनों ही स्थितियों में टैक्स का कैलकुलेशन अलग अलग तरह से होता है। करदाता भारत में जो कमाई करता है या उसे भारत के बाहर से जो रकम मिलती है उस पर भारत में टैक्स लगता है। यानी कि वह भारत में कमाई करे चाहे भारत के बाहर से उसे पैसा मिले, दोनों प्रकार की ही इनकम उसके लिए टैक्सेबल होती है। पर डिपेंड करता है कि उसकी रेजिडेंशियल स्थिति कैसी है। उसको देखते हुए हम इस पर टैक्स चार्ज करेंगे, यानी टैक्स लायबिलिटी किस प्रकार से इस पर चार्ज की जाएगी वो हम देखेंगे। यह बात ज़्यादातर को पता है। इसमें खास बात व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस है। कोई व्यक्ति भारत में कितने दिन रहता है, इससे उसके रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगता है, यानी कितने दिन वह भारत में रह रहा है, कितने दिन वह विदेश में रहता है, इससे उसके रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगता है। रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रकार, भारत में निवास स्थिति जो है, निवास स्थान के आधार पर भारत में व्यक्ति को निम्न प्रकार से बांटा गया है, यानी आयकर कानून में रेजिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है भारत में निवासी, रेजिडेंट इन इंडिया। सेकंड आता है भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में NORI भी कह सकते हैं, और भारत में निवासी को RI भी कह सकते हैं, रेजिडेंट इन इंडिया। तीसरा है भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं NRIs। विभिन्न प्रकार के करदाताओं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि करदाताओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उन्हीं के आधार पर हम देखते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के करदाताओं, व्यष्टि, हिंदू आय विभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कंपनी इत्यादि के निवास स्थान को निर्धारित करने से संबंधित नियम अलग अलग हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यष्टि का निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यष्टि के निवास स्थान का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के आधार पर होता है। सबसे पहला, हम देखते हैं कि वह भारत में निवासी है या नहीं। दूसरा, वह भारत में निवासी नहीं है तो फिर असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी। और तीसरा, जो कि प्रथम दो स्थिति नहीं है तो वह अपने आप ही अनिवासी की स्थिति में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भारत में निवासी की, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया, एक व्यक्ति को भारत में रेजिडेंट इन इंडिया बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जो निम्न है।
सबसे पहले वह व्यक्ति वित्त वर्ष या गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा। ये बेसिक शर्त है जिसे हम आधारभूत शर्त भी कह सकते हैं। अथवा या वह व्यक्ति गत वर्ष या वित्त वर्ष में 60 या अधिक दिन भारत में रहा हो और वित्त वर्ष या गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा हो। यानी ये तो है आधारभूत शर्त, दोनों में से कोई भी एक शर्त उस पर लागू होती है तो इनमें वह आधारभूत शर्तों के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं जिनमें पहली है वह व्यक्ति वित्त वर्ष के पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। सेकंड है वह व्यक्ति वित्त वर्ष या गत वर्ष से पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। अगर कोई व्यक्ति किसी एक या दोनों बुनियादी शर्तों के साथ अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा करता है तो वह रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, यानी भारत में निवासी करदाता माना जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति यदि आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो वह भारत में निवासी करदाता माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में असाधारण निवासी की। भारत में असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। एक व्यक्ति को भारत में नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया बनने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जैसा कि हमने साधारण निवासी की स्थिति में अभी देखा था। वह व्यक्ति वित्त वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो, अथवा वह व्यक्ति वित्त वर्ष में 60 या अधिक दिन भारत में रहा हो और वित्त वर्ष से पहले के 4 वर्षों में 365 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा हो। हालांकि उसे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया केवल तभी माना जाएगा अगर वह इनमें से किसी एक शर्त को पूरा करता है, यानी कि वह आधारभूत शर्त तो उसने पूरी कर ली है, लेकिन जो 2 अतिरिक्त शर्तें हैं उनमें से यदि वह एक शर्त यानी एक अतिरिक्त शर्त पूरी करता है या दोनों ही पूरी नहीं करता है लेकिन आधारभूत शर्त पूरी करता है तो वह असाधारण निवासी व्यक्ति कहलाएगा। जैसे चालू वित्त वर्ष के ठीक पहले के यानी गत वर्ष या वित्त वर्ष के 7 वित्त वर्षों के दौरान वह भारत में 730 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो। वह पिछले 10 वित्त वर्षों में से कम 2 में भारत का निवासी रहा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि साधारण निवासी की स्थिति के अंतर्गत आधारभूत शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तों को होना आवश्यक है, जबकि असाधारण निवासी होने के लिए यदि व्यष्टि या करदाता आधारभूत शर्त पूरी कर देता है लेकिन दोनों अतिरिक्त शर्तें या दोनों में से एक शर्त पूरी करता है तो वह असाधारण निवासी कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं भारत में अनिवासी की, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। एक व्यक्ति को भारत में एनआरआई के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे यदि वह गत वर्ष या वित्त वर्ष के दौरान वह भारत में 181 दिन से कम रहा हो, वह वित्त वर्ष के दौरान भारत में 60 दिन या उससे अधिक न रहा हो, यानी कि दोनों स्थिति में 182 दिन से कम और 60 दिन से कम रहा हो गत वर्ष में भारत के अंतर्गत। गत वर्ष के दौरान वह 60 दिनों से ज़्यादा रहा हो लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या इससे ज़्यादा न रहा हो। इन सभी को लेते हुए हम देखते हैं कि अनिवासी की स्थिति में यदि वह आधारभूत शर्त की ही पूर्ति नहीं करता है, अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति चाहे भले ही वो करे या ना करे, तो वह भारत में अनिवासी कहलाएगा। रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया और एनआरआई के मामले में बताई गई 60 दिनों की अवधि रेजिडेंशियल स्टेटस तय करने के लिए 182 दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह कुछ खास स्थितियों में होता है, जैसे देश का नागरिक वित्त वर्ष या गत वर्ष के दौरान भारत के बाहर नौकरी करने जा रहा हो, भारतीय नागरिक या विदेश में रह रहा भारतीय मूल का नागरिक भारत आया हो, इत्यादि। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में इसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित 3 शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी होता है। नंबर 1, यदि गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित है। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों से अभिप्राय निजी एवं घरेलू कार्यों से नहीं होता है। कार्य से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है तथा जिनके करने का अधिकार कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को होता है, उसके सहयोगियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। किसी व्यापार का प्रबंध एवं नियंत्रण उस स्थान पर स्थित माना जाता है जहां पर व्यापार चलाने की नीति बनाई जाती है तथा व्यापार के संचालन से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध एवं नियंत्रण एक ही स्थान से हो। यदि परिवार के कारोबार का प्रबंध एवं नियंत्रण कई स्थानों से हो रहा हो तो उसमें कम से कम एक स्थान भारत में स्थित होना चाहिए। यानी जितने भी जगह पे हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों हो रहे हैं उनमें कोई ऐसा स्थान भारत में स्थित होना चाहिए। नंबर 2, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। यानी कहने का मतलब ये है, यदि परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में भारत में होता है और वह दोनों अतिरिक्त शर्तें जो 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा साधारण निवासी वाली और 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन अगर भारत में रहता है तो वह भारत में साधारण निवासी कहलाएगा। इसके बाद है असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कब कहलाएगा? यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित प्रथम सत्र या शर्त की पूर्ति कर देता है, अर्थात गत वर्ष में उसके नियंत्रण प्रबंध का कोई भाग भारत में स्थित है किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। फिर हम बात करते हैं अनिवासी हिंदू अविभाजित परिवार की। यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लिखित प्रथम शर्त को पूरा नहीं करता है, अर्थात उसके नियंत्रण और प्रबंध का संपूर्ण भारत के बाहर स्थित होता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी होता है। यानी कि उसके प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी हिस्सा भारत में नहीं होता है, अर्थात प्रथम शर्त ही या आधारभूत शर्त ही वह पूरी नहीं करता है, अतिरिक्त शर्तें चाहे वह करे या न करे तो वह अनिवासी की स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फर्म व कंपनी का कर निर्धारण। यदि फर्म या कंपनी के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से गत वर्ष में भारत में हुआ हो तो फर्म या कंपनी को भारत में निवासी करदाता माना जाएगा। यदि फर्म या कंपनी के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर हुआ हो
तो फर्म या कंपनी को भारत में अनिवासी माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर उनके प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में हो रहे हैं तो वह भारत में निवासी माने जाएंगे, और अगर प्रबंध और नियंत्रण भारत में न होकर भारत से बाहर हो रहे हैं तो वह अनिवासी माने जाएंगे। फर्म तथा कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना कि फर्म तथा कंपनी असाधारण निवासी नहीं होती है।